नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। देखिए, निकाय चुनाव के लिए कल यानी कि 4 मई को मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। मंगलवार की शाम को 6 बजे निकाय चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। उससे पहले सीएम योगी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सियासत के तमाम दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। 4 मई यानी कि गुरुवार को 37 जिलों के 10 नगर निगम, 104 नगर पालिका, 276 नगर पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। दरअसल यूपी में कुल 18 मंडल हैं और चुनाव आयोग ने इन मंडलों को 2-2 भागों में डिवाइड किया है और चुनाव कराने का फैसला किया है। पहले चरण में 9 मंडलों के 37 जिलों में चुनावी प्रचार खत्म हो चुका है। तो पहले चरण में कुल जिले हैं 37, कुल महानगर महापौर हैं 10, कुल नगर निगम पार्षद हैं 830, कुल नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की संख्या है 104, कुल नगर पालिका परिषद सदस्यों की संख्या है 2776 और कुल नगर पंचायत अध्यक्षों की संख्या है 276, कुल नगर पंचायत सदस्यों की संख्या है 3682। तो चुनाव प्रचार 9 मंडलों के लिए बीते कल समाप्त हो चुका है। अब 4 मई को यानी कि आने वाले कल चुनाव के लिए मतदान होगा। पहले चरण का ये मतदान होगा और सुबह 7 बजे से देखिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण के दंगल में 10 नगर निगम है, 104 नगर पालिका है, 276 नगर पंचायत है। तो देखिए 10 नगर निगमों में पहले चरण में पहले फेज में चुनाव होगा और इसमें नगर निगम जो वार्ड की संख्या है वो 830 आती है। तो देखिए पहले चरण का चुनाव प्रचार कल खत्म हुआ और अब कल 37 जिलों में मतदान है। आज प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से वोट मांग सकते हैं। इधर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और कुल 37 जिलों में पहले चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, शाम को 6 बजे तक चलेगा। निगमों में ईवीएम और पालिका पंचायतों में बैलेट पेपर से मतदान होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने आपको बताई कि किस तरीके से इस प्रक्रिया के तहत ही पहले चरण का चुनाव होगा। तो पदों की संख्या 7678 है। इसमें 37 जिलों को कवर करते हुए 10 नगर निगमों में कल होना है मतदान। तो सुबह 7 बजे से होगी इसकी शुरुआत और आपको ये बता देते हैं कि पहले चरण के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। कल होने वाले मतदान को देखते हुए 37 जिलों में करीब 20,000 सब इंस्पेक्टर, 1 लाख कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, करीब 50,000 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। पहले चरण के लिए मतदान के पीएमसी और अर्धसैनिक बल की कंपनियां तैनात हैं। इसके साथ ही 7500 ट्रेनी दारोगा भी चुनाव ड्यूटी में तैनात रहेंगे। संवेदनशील इलाकों में घुड़सवार पुलिस भी पेट्रोलिंग करेंगे। साथ ही पुलिस मुख्यालय से भी मॉनिटरिंग हो रही है। तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और निगमों में ईवीएम के जरिए मतदान होगा। तो मतदान के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होगा। नगर पालिका, नगर पंचायत में बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग कराई जाएगी और आज इसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। प्रत्याशी घर घर जाकर आज वोट मांग सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी चुनावी रैली, बड़ी जनसभा नहीं होगी क्योंकि उसके लिए जो चुनाव प्रचार का वक्त है वो बीते कल ही खत्म हो चुका है। तो कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। ईवीएम के जरिए निगमों का चुनाव और पालिका पंचायत के लिए बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होगी। और देखिए लखनऊ में देर रात डीएम ने जायजा लिया, ईवीएम की सुरक्षा को जांचा और अंबेडकर मैदान पहुंचे। आज पोलिंग पार्टियों को ईवीएम सौंपी जाएगी, लेकिन उससे पहले तमाम तरह की व्यवस्थाओं को जांचा गया, जायजा लिया गया कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है या नहीं। तो देर रात लखनऊ में डीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा जांचने के लिए अंबेडकर मैदान पहुंचे। आज दरअसल पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, आज उन्हें ईवीएम सौंपी जाएगी और उससे पहले जो तमाम तरह की औपचारिकताएं होती हैं, देखना होता है, उन सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए डीएम मौके पर पहुंचे और डीएम ने पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, देखा कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता है। तो इस तरीके के इंतजामों को देखा गया। लखनऊ में डीएम ने जायजा लिया और वहीं फिरोजाबाद में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के तहत 4 मई को वोट डाले जाने हैं। अब ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। 4 मई को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अधिकारियों ने यह बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जिले में कुल 267 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 707 बूथ हैं। जिले को 25 जोन और 52 सेक्टर्स में बांटा गया है। 28 अति संवेदनशील प्लस मतदान केंद्र हैं, 65 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, 85 संवेदनशील हैं और इनमें से 89 सामान्य मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। और जो पोलिंग स्टेशन की सेंटर्स की जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए हम लोगों ने उसकी पूरी व्यवस्था कर ली है। जो इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए कार्मिकों की रैंडमाइजेशन और इत्यादि फॉर्मेलिटीज होती हैं वो भी समय पूरी कर ली गई हैं।
और जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं उनके निर्देशानुसार सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कप्तान साहब के द्वारा और हमारे द्वारा ज्वाइंट निरीक्षण कर लिया गया है। जो स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं और जो पोलिंग सेंटर्स हैं उसे जहाँ जहाँ पे थोड़ी बहुत और यूज करने की गुंजाइश है उसको भी हम लोगों ने अभी निर्देशित किया है। देखिए, जो हमारा नगर निकाय और नगर पंचायत वगैरह का चुनाव है, इसमें लगभग 5000 पुलिस और प्रशासन के कर्मचारी जो हैं वो हमारे ड्यूटी पे लगे हुए हैं। इसमें मोबाइल कंपोनेंट भी है जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए है और बूथ का भी कंपोनेंट है। मानक के अनुसार जो भी माननीय चुनाव आयोग की व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार मानक के अनुसार फोर्स को लगाया गया है बूथ के ऊपर में भी और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में भी जो मानक के अनुसार उसके साथ लगाया गया। उसके अलावा एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी जो है क्लस्टर मोबाइल के रूप में QRT के मोबाइल रूप में ये सब जो है कंपोनेंट्स लगाए गए हैं सो दैट कि हम लगातार फास्ट रिस्पॉन्स दे सकें। और इस बीच एक बड़ी खबर मुरादाबाद से आपको दे रहे हैं, जहां निकाय चुनाव सुरक्षा के मद्देनजर एक फ्लैग मार्च निकाला गया। भारी पुलिस बल के साथ ये फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, PAC की कई कंपनियां शामिल हुई और फ्लैग मार्च निकाला गया निकाय चुनाव सुरक्षा के मद्देनजर। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के साथ देखिए ये फ्लैग मार्च निकाला गया जिसमें PAC की कई कंपनियां शामिल हुई। पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया। भारी पुलिस बल के साथ ये फ्लैग मार्च निकाला गया और तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर इस फ्लैग मार्च को निकाला गया जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस आप देख सकते हैं, PAC की कई कंपनियों की तस्वीरें जो इसमें शामिल हुए। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की मौजूदगी के साथ ये फ्लैग मार्च निकाला गया क्योंकि कल चुनाव है, आज पोलिंग पार्टियां भी रवाना होगी, लेकिन उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को भांपना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला गया जिसमें भारी पुलिस बल की तैनाती रही। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच ये फ्लैग मार्च निकाला गया जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस और PAC की कई कंपनियां शामिल हुई। और देखिए निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान को देखते हुए बहराइच में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 48 घंटों के लिए सील कर दिया गया है। जो जरूरी सामान है उनसे भरे वाहनों को एम्बुलेंस को छूट दी गई है और SP ने बॉर्डर सुरक्षा पुलिस को बॉर्डर पर कड़ी चौकसी के निर्देश दिए गए हैं। जरूरी सामान ले जाने के लिए ये छूट वाहनों को दी गई है, जो एम्बुलेंस है उन्हें थोड़ी सी छूट दी गई है, राहत दी गई है, लेकिन इसके अलावा मूवमेंट को लेकर के यहाँ पर कड़ी निगरानी बरती जा रही है। निकाय चुनाव के पहले चरण का कल मतदान है और उससे पहले भारत नेपाल सीमा आम लोगों के लिए सील कर दी गई है। केवल जरूरी सामान ले जाने वाले वाहन और एम्बुलेंस को राहत रहेगी। इंडो नेपाल बॉर्डर पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है चुनाव से पहले, मतदान से पहले। नगरीय निकाय का निर्वाचन हो रहा तो इसलिए संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। साथ ही कार्मिकों को एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया गया है, क्योंकि यदि प्रशिक्षण और निर्वाचक नामावली सही होगी तो निर्वाचन स्वतः ठीक होगा। निर्वाचक नामावली की तैयारी यहाँ है, कल पार्टियाँ सभी जगह से मूव होगी, इसकी तैयारी मैं और पुलिस अधीक्षक मिलकर इसमें कर रहे हैं। जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ पर जो आवागमन है उसको रेगुलेट किया जा रहा है ताकि जो हमारे एसेंशियल सर्विसेज हैं या जो हमारे जो जैसे एम्बुलेंसेस वगैरह हैं इन सब को जो है मतलब बिना किसी प्रकार से किसी आम जनजीवन में न्यूनतम असर डालते हुए और हम इस आवागमन को रेगुलेट कर रहे हैं। देखिए पहले चरण के निकाय चुनाव में केवल गौतम बुद्ध नगर से ही 77 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इसमें एक नगर पंचायत अध्यक्ष के अलावा नगर निगम के पार्षद, नगर पालिका के सभासद, नगर पंचायत के सभासद शामिल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गौतम बुद्ध नगर में रबुपुरा नगर पंचायत अध्यक्ष भी निर्विरोध निर्वाचित हो चुका है। वहां पर 12 सभासद भी उसी नगर पंचायत में निर्विरोध निर्वाचित हुए। अपने आप में ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा पहले शायद कभी देखने को नहीं मिला है कि किसी एक नगर पंचायत में अध्यक्ष भी निर्विरोध निर्वाचित हो चुका हो और सभी सभासद भी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हों। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गाड़ी चेक करने को लेकर रायबरेली में हंगामा हुआ। सपा विधायक ने भाजपा विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस का काम गाड़ी चेक करना है। अदिति सिंह ने कहा कि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने गाड़ी चेक करने पर नाराजगी जाहिर की। तो गाड़ी चेक करने को लेकर रायबरेली में हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। सपा विधायक ने भाजपा विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी बीच देखिए अदिति सिंह का कहना है कि पुलिस का काम गाड़ी चेक करना है
और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पूरे मसले को लेकर के उनका भी बयान सामने आया। और देखिए, दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर से ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। दूसरे चरण के प्रचार के लिए सीएम योगी संत कबीरनगर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ में रैली करेंगे। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार 9 मई शाम को 6 बजे तक चलेगा। 11 मई को सुबह 7 बजे से 7 नगर निगमों को मिलाकर कुल 38 जिलों में मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए अब चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जगहों पर रैलियां करने वाले हैं। चार मई को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जीआईसी मैदान में सीएम योगी जनसभा करेंगे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए जनसभा होगी। भाजपा के मेयर प्रत्याशी गिरीश पति त्रिपाठी के समर्थन में जनसभा करेंगे। अयोध्या में 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होना है और 4 मई को मुख्यमंत्री अयोध्या में ही रहेंगे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए जनसभा करेंगे। और देखिए, अखिलेश यादव आज कन्नौज में करेंगे चुनाव प्रचार। आज उनकी सुबह 11 बजे से सड़क मार्ग से उनका कन्नौज जाने का कार्यक्रम है और अखिलेश सपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। कल डिंपल यादव ने भी कन्नौज में रोड शो किया था। तो कल डिंपल यादव का रोड शो और आज जो अखिलेश यादव वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव कन्नौज में होंगे और कन्नौज में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। तो देखिए, डिंपल यादव कल निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने कन्नौज के सौरिख नगर पंचायत पहुंची। यहां पर एक नुक्कड़ सभा में डिंपल यादव जैसे ही पहुंची, पार्टी कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। बेकाबू कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए नेता मंच से चिल्लाते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं में नारेबाजी की होड़ मची और इस पूरे मंजर के दौरान डिंपल काफी असहज भी नजर आई। बड़े शर्म की बात है कि आप डिंपल कृपया समाजवादी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि इनकी सीसी कैमरे से फुटेज ली। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अतीक के वकील सौलत हनीफ से पूछताछ हो रही है। फरार शाइस्ता के बारे में लग सकता है कोई सुराग। 12 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी में है सौलत खान। शाम को 6 बजे तक सौलत हनीफ से पूछताछ होगी। अतीक के वकील सौलत हनीफ से पूछताछ होगी शाम को 6 बजे तक। फरार शाइस्ता के बारे में कोई सुराग लग सकता है, ऐसी उम्मीद जगी है। 12 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी में ही सौलत खान रहने वाले हैं और सौलत खान से पूछताछ होगी। शाइस्ता परवीन लंबे समय से जो फरार चल रही हैं, शाइस्ता परवीन को लेकर के पूछताछ की जाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या इस पूछताछ से कुछ सामने आता है। हालांकि उम्मीद तो जगी है कि हो सकता है शाइस्ता परवीन का कोई सुराग मिल जाए, लेकिन 12 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी में सौलत खान से पूछताछ के बाद क्या निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा। फरार शाइस्ता के बारे में उम्मीद जगी है कि कोई सुराग लग सकता है। अतीक के वकील हैं सौलत हनीफ और उनसे 12 घंटे पूछताछ होगी, पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। इटावा समाजवादी पार्टी गढ़ बचाने के लिए रामगोपाल और शिवपाल यादव ने एक साथ से मोर्चा संभाल लिया है और नगर पालिका परिषद इटावा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ज्योति गुप्ता के कार्यालय के उद्घाटन के लिए राष्ट्रीय सपा प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव एवं राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव एक मंच पर लंबे अरसे के बाद एक साथ नजर आए। दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इटावा में समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल बढ़ी हुई है। इसी के चलते मुस्लिम वोटर्स में संदेश देने के लिए शिवपाल सिंह यादव एवं प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने इटावा शहर में पहली बार मंच साझा किया एवं समाजवादी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। और सपा ने पहले इटावा से शिवपाल के करीबी इदरीस अंसारी को टिकट दिया था, लेकिन बाद में फिर टिकट बदल दिया गया, जिसके बाद इदरीस अंसारी ने बसपा से नामांकन कर दिया। और वहीं एटा पहुंचे सपा नेता और बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया। धर्मेंद्र यादव ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश के पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए, मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। पूर्व सांसद ने यह भी कहा कि अखिलेश नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांशी राम के सपनों को यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव ही पूरा कर रहे हैं। कि समाजवादी पार्टी की साइकिल का एक पहिया अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा है,
तो दूसरा पहिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा का है। जहाँ नेताजी की धारा को आगे बढ़ाने का काम आले अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, वहीं माननीय काशीराम जी के सपनों को भी अगर कोई पूरा कर रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो माननीय अखिलेश यादव जी। बढ़ेंगे आगे, जहां खराब मौसम को देखते हुए आज के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा रोक दी गई है। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी है। अब 5 मई तक जारी रहेगी ये रोक। इधर मौसम विभाग ने 4 मई तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और इस बीच खराब मौसम के बावजूद भी चारों धामों में यात्रियों के आने का सिलसिला जारी है। अब तक चारों धामों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सरकार की अपील के बाद भी लगातार श्रद्धालु 4 धाम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अपील की गई है कि जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता, अनुकूल नहीं हो जाता, तब तक 4 धाम की यात्रा ना की जाए। 5 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। मौसम दरअसल खराब चल रहा है। बर्फबारी की वजह से, भारी बारिश की वजह से वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर कुछ यात्रियों ने यह दावा किया कि उनसे केदारनाथ धाम में एक रूम के 10-15 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। हालांकि तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि सब अफवाह है। पुरोहितों का यह भी कहना है कि अफवाह फैलाकर धाम के बारे में गलत मैसेज दिया जा रहा है। तो देखिए, कुछ लोगों का यह कहना कि एक रूम के लिए 10-10, 15-15 हजार रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। हालांकि बाद में बताया गया कि यह सब अफवाह है। अगर इस प्रकार का कोई घटना, वैसे तो हमारे संज्ञान में है नहीं, इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो यहाँ पे 4-4 सेक्टर मजिस्ट्रेट बैठते हैं, एसआई हैं, पुलिस चौकी है यहाँ पे, फिर हमारी इतनी बड़ी केदार सभा है, आप लोग यहाँ पर बात कर सकते थे अगर ऐसी कोई घटना है। वैसे तो ऐसी घटना होना संभव नहीं लगता मुझे, कभी भी ये घटना हो। अगर लगता तो आपको एक बार यहाँ पे बात करनी चाहिए थी। आप पॉपुलर होने के लिए, अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, अपना फेसबुक पेज चलाने के लिए अगर इस धाम को इस प्रकार से बदनाम करोगे तो ये अच्छा नहीं है। चारधाम यात्रा के साथ ही गर्मी का मौसम भी शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड आ रहे हैं, जिस वजह से शहरों में जाम के हालात बने हुए हैं। आने वाले दिनों में स्कूलों की छुट्टियां शुरू होने जा रही हैं और इसीलिए ये भीड़ और ज्यादा होने वाली है। ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कमर्शियल गाड़ियां रात को चलाने का फैसला लिया गया, जबकि पर्यटकों के निजी वाहनों को सिर्फ दिन में एंट्री दी जाएगी। इसी के साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह पर रूट डायवर्ट भी किया जाएगा। देखिए, चुनौती तो बहुत ही बड़ी है। आप देख ही रहे हैं कि भीड़ जो है बस इंतहा बढ़ती जा रही है और कैपेसिटी तो लिमिटेड है। तो कैपेसिटी तो लिमिटेड है नहीं, किंतु फिर उससे परेशानी होती है ना लोगों को। भाई जितना भीड़ ज़्यादा होगी तो फिर रास्तों में, सड़कों में, पार्किंग में, आगे दर्शन में, हर जगह फिर उसमें कैपेसिटी के बियॉन्ड जाने में तो प्रॉब्लम तो होती ही है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट अपनी ओर से मैनेज कर सकें। केदारनाथ की यात्रा पर खराब मौसम की वजह से प्रभावित हो रही है और केदारपुरी में बारिश की वजह से यात्रियों को हिदायत दी गई है कि अभी अपनी यात्रा को कुछ दिनों के लिए टाल दें। लेकिन इसी बीच केदारनाथ की विधायक ने यह आरोप लगाया कि केदारनाथ धाम में जरूरी सुविधाओं की कमी है। खराब मौसम ने केदारनाथ धाम की यात्रा में खलल डाल दिया है। तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है, मगर बारिश और प्रशासन की बदइंतजामी तीर्थ यात्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। रुद्रप्रयाग जनपद में लगातार मौसम बिगड़ रहा है। मौसम बिगड़ने के चलते यात्रा भी प्रभावित होने लगी है। कह सकते हैं केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है तो निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण जहां काश्तकार परेशान है, वहीं बर्फबारी के चलते केदारनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भी रोक दिया गया है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, अभी हम रुद्रप्रयाग जनपद में खड़े हैं और यहाँ पर जो मौसम है अभी भी खराब है। सुबह ही हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हुई है और लगातार बारिश के चलते जो दिक्कतें हैं वो तीर्थ यात्रियों को झेलनी पड़ रही हैं। खराब मौसम की वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा प्रभावित हो रही है। केदारनाथ यात्रा के दौरान प्रशासन के इंतजाम पर कांग्रेस विधायक भी सवाल उठा रहे हैं। केदारनाथ से विधायक शैला रानी रावत ने कहा कि केदारनाथ यात्रा पर जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए वैसे है नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।